यो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का काफी समय के बाद ब्लीच की वीडियो में। इस वीडियो में अपन टॉप 10 रैंकिंग करने वाले हैं क्वींसेस की। तुम्हारे भाई ने पूरी ब्लीच को शुरुआत से घोल के पी लिया है। पहले तो एनिमे, उसके बाद पूरी कंप्लीट मांगा, यहाँ तक कि मैंने कुछ लाइट नॉवेल्स के पार्ट्स को भी अच्छे से पढ़ लिया है। इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है जिससे कि मुझे एक सटीक अंदाजा लग चुका है क्वींसेस की रैंकिंग डिसाइड करने के लिए। बेसिकली दोस्तों, ये वीडियो दो फेजेस में होने वाली है, जिसके अंदर अपन पहले तो करेंगे टॉप 10 से लगाकर टॉप 1 के ईस्टर्न रिटर्स की रैंकिंग। इसके बाद बारी आएगी क्वींसी फेज की, जिसके अंदर अपन सारे के सारे क्वींसीज को देखने वाले हैं, जैसे कि क्वींसी किंग, युहाबहा, उरियू और उरियू के फादर। इन सभी लोगों की भी एंट्री हो जाएगी इस वाली रैंकिंग के अंदर। बेसिकली अपन को परफेक्ट तरीके से पता चल जाएगा ये तीनों बंदे कहां पर स्टैंड करते हैं टॉप 10 क्वींसीज के अंदर। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, तुम में से चुनिंदा एक दो बंदे ऐसे निकल ही आएंगे जिससे कि मेरी टॉप 10 लिस्ट से प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उनका फेवरेट स्टैंड रिटर ऊपर नीचे हो जाएगा। बेसिक सी बात है, ये लिस्ट मेरा एक ओपिनियन है, इसीलिए जस्ट तुम लोगों को मेरे ओपिनियन की रिस्पेक्ट करनी है, तुम लोगों को करनी ही पड़ेगी। कोई ऑप्शन है नहीं तुम्हारे पास। ऑफ कोर्स तुम लोग भी अपनी लिस्ट कमेंट कर सकते हो, जिसकी कि मुझे कोई रिस्पेक्ट नहीं है। बहुत बड़ा जोक मारा है तुमने। इसी के साथ दोस्तों शुरुआत करते हैं टॉप 10 से, और यहाँ पर 10वां स्पॉट मिला है बेम्बिटा बास्टरबाइन को। इमेजिन दोस्तों, बेम्बिटा जैसी ओवर पावर्ड लड़की 10th नंबर पे है, जिसने कि कैप्टन कोमामुरा और कैप्टन सिंजी इन दोनों के ही अलग अलग घोड़े लगा दिए थे। इसकी एक्सप्लोसिव पावर्स इतनी ज़्यादा कमाल की थी कि इसे हराने के लिए कैप्टन कोमामुरा ने अपना खुद का सेक्रीफाइस दे दिया था। उसके बाद में कहीं जाकर ये हारी थी। अगर कैप्टन कोमामुरा अपनी जिंका टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करते तो शायद ही उस एरिया में कोई ऐसा मौजूद था जो कि बेम्बिटा को उस टाइम पे रोक या फिर संभाल सकता था। पर्सनली मुझे कैप्टन सिंजी और उसकी बांकाई से बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, क्योंकि वो बंदा अपनी बांकाई की मदद से अकेला था जो कि 1 वर्सेस 1 आइजन के सामने खड़ा था। लेकिन बेम्बिटा ने सिंजी की इज्जत लूट ली और सिंजी का ओरा -999 कर दिया। इसके जस्ट ऊपर 9th नंबर पे आता है बेज बे, यानी कि हैशवॉल्थ का जिगरी बीडू। ये बंदा काफी ज्यादा ओवर पावर्ड है, जिसने कि हित्सुगाया और रानगीकू दोनों को ही एक साथ हराया था और उनके अल्टीमेट डिफेंस को कहीं का नहीं छोड़ा था। इसी ने हित्सुगाया को जान से मार दिया था, जिस कारण से गिजेल ने आकर हित्सुगाया को अपने लिए ज़ोंबी बना दिया था। सरप्राइजिंग बात यह है, इस बंदे को आखिरी तक किसी भी सोल रिपर ने नहीं हराया था, बल्कि युहाबहा ने इसकी मेजर पावर को छीन लिया था। और लास्ट में इसकी लड़ाई हैशवॉल्थ से होती है, जो कि हैशवॉल्थ बेसबी को खत्म करता है। अब बारी आती है 8th स्पॉट की। यहाँ पर मामला काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे ओवर पावर्ड बंदे हैं जो कि 8th स्पॉट को डिजर्व करते हैं, लेकिन मैं फाइनली यहाँ पर आया हूँ एस नोट के ऊपर। अगर तुमने एनिमे के अंदर ब्याकुया की प्रीवियस वाली फाइट एस नोट के साथ देखी है तो तुम्हें इस बात पे कोई एतराज नहीं होगा क्यों मैंने इस बंदे को 7th नंबर पे रखा है। ये एक ऐसा बंदा है जिसने कि अपनी स्टैंडर्ड एबिलिटी के चलते ब्याकुया की वाट लगा दी थी। अगर मैं डायरेक्ट कंक्लूजन पे आऊँ तो उस टाइम पर भी ब्याकुया एक ओवर पावर्ड बंदा था, लेकिन इतना ओवर पावर्ड होने के बावजूद भी एंड ऑफ द बैटल में ब्याकुया मरने पर आ चुका था। और यहाँ पर दूसरी ओर एस नोट, इस बंदे का लास्ट तक बाल तक बाका नहीं होता, और हमें नहीं भूलना चाहिए इस बंदे ने अपना फाइनल फॉर्म यूज तक नहीं किया था। इसी बंदे को हराने के लिए रुकिया ने फर्स्ट टाइम अपनी बांकाई का इस्तेमाल किया था। और अगर यहाँ पर भी मैं सही बताऊं, अगर ब्याकुया स्क्वाड 0 के साथ ट्रेनिंग नहीं करता और रुकिया की मदद करने के लिए नहीं आता तो यहाँ पर रुकिया का खेल खत्म हो जाता। रुकिया के लिए एस नोट को हराना इम्पॉसिबल था इस मोमेंट पर भी। अब बारी है 7th स्पॉट की, और यहाँ पर एक ऐसा स्टन रिटर है जिसकी एबिलिटी बहुत ही ज्यादा ब्रोकन है। लिटरली हर एक बंदा इमेजिन करता है कि काश मेरे पास भी एक ऐसी एबिलिटी होती। 7th नंबर पे और कोई नहीं बल्कि है ग्रेमी द विजनरी। इस बंदे का सिर्फ वी है, जिसके चलते लिटरली ये जो कुछ भी इमेजिन करेगा वो सब कुछ रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, रियलिटी में आ जाएगा। इस बंदे की फाइट एक प्योर मॉन्स्टर से होती है जिसका नाम है जाराकी। ग्रेमी जाराकी के ऊपर हर तरीके की पावर्स और एबिलिटी का इस्तेमाल करता है, अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करके। एंड ऑफ द लास्ट यहाँ पर जाराकी तक को अपनी सीकाई की जरूरत पड़ जाती है, और वो पहली बार अपनी स्वाड नोजारासी का सीकाई फॉर्म यूज करता है। लेकिन फिर भी सही शब्दों में ग्रेमी जाराकी की सीकाई से भी नहीं हारता, बल्कि वो अपनी खुद की ही पावर के चलते हारता है। यह बंदा 7th नंबर पे सिर्फ इसीलिए है क्योंकि इसने अपनी पावर्स का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं किया, नहीं तो ये बंदा डेफिनेटली लिस्ट में और भी ज्यादा ऊपर हो सकता था।
अब बारी है सिक्स्थ स्पॉट की और यहाँ पर मामला काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है। सिक्स्थ स्पॉट मिला है किसी और को नहीं बल्कि जादू के लावारिस बच्चे को, यानी कि परनेडा पार्किंजास। यह बंदा ईस्टर्न रिटर्स के अंदर भी एक श्वार्ज़स्टाफल का मेंबर है और किसने सोचा था कि यह जादू का लावारिस बच्चा सोल किंग का लेफ्ट आर्म निकलेगा। जिस तरीके से अपने देखा था कैप्टन उकीटाके के अंदर मिमी हागी सामा यानी कि सोल किंग का राइट हैंड कैप्टन उकीटाके के अंदर सील था, सेम उसी तरीके से ईस्टर्न रिटर्स सी खुद ब खुद ही सोल किंग का लेफ्ट आर्म होता है। इसी के चलते इस बंदे के पास भी एक ब्रोकन एबिलिटी होती है जिसका नाम है कंपल्सरी। यह बंदा ग्रेमी से ऊपर इसीलिए है क्योंकि इस बंदे ने मेरे दो बहुत ही ज्यादा फेवरेट कैप्टन्स यानी कि कैप्टन कुरोसुची और कैप्टन ज़ाराकी दोनों से ही एक साथ फाइट की थी। लिटरली ये बंदा इतना ज्यादा ओवर पावर्ड था, इसने ज़ाराकी के चारों हाथों पैरों की वाट लगा कर रख दी थी। बाद में कैप्टन कुरोसुची के एक गैजेट के जरिए ज़ाराकी ने अपने आप को हील किया था। कैप्टन कुरोसुची की परनिडा के खिलाफ ये वन ऑफ द टफेस्ट बैटल थी जिसके अंदर कैप्टन कुरोसुची हारने ही वाला था, लेकिन एकदम से यहाँ पर चैड नेमू की एंट्री होती है। नेमू वर्सेस परनिडा का हर एक पैनल अभी तक मेरे दिमाग में छप चुका है। लिटरली वो क्या ही तो फाइट थी। इसी बैटल को लड़ते हुए नेमू ने कैप्टन कुरोसुची के लिए अपना खुद का सेक्रीफाइस दे दिया था, तब जाकर ये जादू का लावारिस बच्चा हारता है। लिटरली दोस्तों उस टाइम पर मेरा पूरी तरीके से दिल ही टूट चुका था। इसी के साथ अब बारी आती है 5th नंबर स्पॉट की और यहाँ पर एक ऐसा बंदा है, लिटरली दोस्तों तुम इस बंदे के सीन को सिर्फ एनिमेट होने दो, तुम इसकी बकबक सुनकर तुम्हारे कान दर्द होने लग जाएंगे। 5th नंबर स्पॉट पे और कोई नहीं बल्कि आता है आस्किन नाकलेवार। आस्किन की फाइट उस बंदे के साथ होती है जिसने कि लिटरली आइजन को भी इंटेलिजेंस के मामले में सरपास किया था, जिसका कि नाम है उराहरा। यहाँ पर यह बात भी बिल्कुल भी नहीं भूलनी चाहिए कि यहाँ पर योरुइची ने भी अपने फुल पोटेंशियल पे फाइट की थी आस्किन के साथ, जिसके खिलाफ योरुइची भी कुछ भी नहीं कर पाती है। आस्किन ने उराहरा को पूरी तरीके से ओवर पावर्ड कर दिया था, इसी कारण से उराहरा को अपनी बांकाई रिवील करनी पड़ती है जिसका नाम है कान्नम बिरा की बेनिहिमे आरातामे। लेकिन उराहरा की बांकाई से भी आस्किन का ज़्यादा कुछ भी नहीं बिगड़ता, बल्कि यहाँ पर उराहरा दोबारा से अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं और ग्रिमजो की मदद से आस्किन को खत्म करते हैं। सिंपली अगर देखा जाए तो आस्किन अपनी डेथ डीलिंग एबिलिटी के कारण मरने जैसा आदमी बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि उसने तीनों लोग यानी कि ग्रिमजो, उराहरा और योरुइची तीनों को ही अलग अलग ठिकाने लगा दिया था। इचिगो तक इतना ज़्यादा ओवर पावर्ड बन चुका था स्क्वाड 0 के साथ ट्रेनिंग करने के बाद में, लेकिन फिर भी वो आस्किन के सामने इस तरीके से पड़ा हुआ था जिसके बारे में अब मैं क्या ही तो बोलूँ। आस्किन के जस्ट ऊपर यानी कि 4th स्पॉट पे यहाँ पर एक बहुत ही कूल सा स्नाइपर बंदा आता है जिसका कि नाम है लिल बेरो। लिल बेरो भी एक श्वार्ज़स्टाफल का मेंबर होता है, बिल्कुल ही आस्किन और परनिडा की तरह। इसकी फाइट अपने कैप्टन कमांडर यानी कि सुनस्यू क्योराकू से होती है। इस बंदे का कहर इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि शिकाई वाले कैप्टन सुनस्यू को सिर्फ लिल बेरो से भागना पड़ता है, भागने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं होता। लिल बेरो ने कैप्टन सुनस्यू जैसे बंदे की जान हलक में अटका कर रख दी थी, जिसके खिलाफ कैप्टन सुनस्यू ने फर्स्ट टाइम अपनी बांकाई का इस्तेमाल किया था। कैप्टन क्योराकू सुनस्यू की बांकाई होने के बावजूद भी ऐसा नहीं है कि लिल बेरो ने सीधे सीधे अपने घुटने टेक दिए, बल्कि उसके बावजूद भी कैप्टन सुनस्यू को अपनी पूरी की पूरी जी जान लगानी पड़ती है। इस फाइट में कैप्टन सुनस्यू का एक बहुत ही बड़ा डेथ कॉल था। कैप्टन सुनस्यू की इस फाइट में इतनी खतरनाक हालत हो चुकी थी कि मुझे यह देखकर तो सिंपली एक ही ख्याल दिमाग में आ रहा था कि अभी अभी तो यामामोटो के बाद ये बंदा हेड कैप्टन बना है, कहीं ये बंदा हेड कैप्टन की पोस्ट और अपनी लाइफ दोनों से ही एक साथ रिजाइन ना कर दे। लिल बेरो के ऊपर 3rd नंबर पे एक ऐसा बंदा आता है जो कि कंट्रोवर्शियल हो सकता है तुम लोगों के लिए, क्योंकि जब तक मैं सफाई नहीं दूंगा तब तक तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये बंदा 3rd स्पॉट डिजर्व नहीं करता, बल्कि इसे ऊपर होना चाहिए। 3rd स्पॉट पे कौन है इसका नाम लेते ही यहाँ पर 2 और 1 अपने आप ही रिवील हो जाएंगे। इसी कारण से मैं तीनों बंदों के नाम एक साथ ले लेता हूँ। 3rd स्पॉट पे मैंने रखा है उर्यू इशिडा को और 2nd स्पॉट पे रखा है गेरार्ड वेलकरी और फर्स्ट यहाँ पर आता है ज्यूग्राम हैशवॉल्थ। अब यहाँ पर जितने भी उर्यू फैंस मेरे को कमेंट बॉक्स में गालियाँ देना शुरू कर दे, इससे पहले ही मैं 2 चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। वो सब सुनने के बाद तुम डिसाइड करना मैं सही हूँ या गलत। सबसे पहली बात जो कि तुम लोगों के दिमाग में आ सकती है कि भाई तूने तो बोला था ईस्टर्न रिटर्स की टॉप 10 रैंकिंग है, यहाँ पर तूने उर्यू को कहाँ से घुसा दिया।
पहली बात तो जब से ओरियो ने क्विंसीज को ज्वाइन किया है वो क्विंसीज का यानी कि ईस्टर्न रिटर्स का पार्ट है भी और नहीं भी, कहीं ना कहीं काइंड ऑफ इसी तरीके का झमेला है। ओरियो का खुद का स्विफ्ट लेटर एंटीथेसिस भी है, लेकिन फिर भी अगर तुम लोग ओरियो को ईस्टर्न रिटर्स का हिस्सा नहीं मानते हो तो ठीक है, यहाँ पर मैं अपनी मिस्टेक, छोटी सी मिस्टेक एक्सेप्ट कर सकता हूँ। अब बारी आती है सेकेंड और इम्पोर्टेंट बात को क्लियर करने की कि आखिरकार क्यों मैंने ओरियो जैसे ओवर पावर्ड बंदे को थर्ड स्पॉट पे रखा है। वो डेफिनेटली सेकेंड स्पॉट डिजर्व करता है। सबसे पहले मैं तुम्हें एक चीज क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर हैश वॉल्ट ही नंबर 1 पे है ईस्टर्न रिटर्स के अंदर, सभी लोगों को पता है उसकी एबिलिटी बैलेंस के चलते, और दूसरी ओर यहाँ पर मिरेकल और तीसरी ओर एंटीथेसिस। ओरियो वर्सेस हैश वॉल्ट की जब बैटल चल रही होती है जहाँ पर ओरियो का स्विफ्ट लेटर एंटीथेसिस रिवील होता है, जिसके अंदर ओरियो एंटीथेसिस के चलते 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट कर सकता है और उस पॉइंट्स के अंदर जो कुछ भी हुआ है वो उनको कैंसिल आउट कर सकता है या फिर सामने वाले के ऊपर डाल सकता है। अपन ने देखा था ओरियो अपने फुल पोटेंशियल के साथ हैश वॉल्ट से लड़ता है, लेकिन हैश वॉल्ट एक तरफा ओरियो की हालत बहुत ही ज्यादा खराब करके रख देता है। लेकिन ओरियो एंटीथेसिस की मदद से अपने ऊपर जितने भी जख्म और अटैक उसने लिए थे सारे के सारे वो हैश वॉल्ट को ही वापस दे देता है, यानी कि वो इवेंट के बीच में जो कुछ भी वो खुद झेल के रखा था वो सारा का सारा हैश वॉल्ट के ऊपर डाल देता है। ऐसा लग रहा होता है कि हैश वॉल्ट का खेल वहां पर खत्म होने वाला है, लेकिन टेबल दोबारा से पलट जाती है जब हैश वॉल्ट अपनी स्विफ्ट बी यानी कि बैलेंस को रिवील करता है। हैश वॉल्ट ने यहाँ पर प्रूव कर दिया था क्यों हैश वॉल्ट एक गॉड का राइट हैंड मैन है। लिटरली ये बंदा अपने तराजू की मदद से फॉर्च्यून और मिस फॉर्च्यून को कंट्रोल करता है और ओरियो की एंटीथेसिस का काउंटर करता है। एंटीथेसिस एक इतनी ज़्यादा ओवर पावर्ड ब्रोकन एबिलिटी है कि वो युहाबाहा की ऑलमाइटी तक का भी काउंटर कर सकती थी, लेकिन अपन ने सुना है हर एक मछली से बड़ी मछली हमेशा मौजूद होती है और यहाँ पर ओरियो के लिए बड़ी मछली है हैश वॉल्ट। इसी कारण से जो हैश वॉल्ट है वो ईस्टर्न रिटर्स के टॉप 1 पे बैठा है और वो सारे ईस्टर्न रिटर्स का जनरल कमांडर है। तुम अगर ऐसा सोच रहे हो कि तुम लोगों को तो पहले से ही पता है कि हैश वॉल्ट नंबर 1 पे है, हम तो यहाँ पर सुनना चाहते हैं गेराट सेकंड पे कैसे आ गया, तो सिंपली इसका जवाब भी स्विफ्ट नेम में ही छुपा हुआ है। यहाँ पर गेराट का स्विफ्ट नेम है मिरेकल और ओरियो का है एंटीथेसिस। गेरार्ड अपने स्विफ्ट मिरेकल के चलते इतने सारे कैप्टन्स और वाइस कैप्टन से एक साथ ही भिड़ जाता है जिनको कि मैं अपनी उंगलियों पर गिना तक नहीं सकता, जहां पर मेजर लोगों के नाम है कैप्टन जाराकी, कैप्टन हित्सुगाया, कैप्टन ब्याकुया और रेंजी आबाराई। यहाँ पर जो ये तीनों टॉप के कैप्टन है ये पूरी तरीके से ऑल आउट हो जाते हैं। यहाँ तक कि कैप्टन जाराकी फर्स्ट टाइम अपनी बांकाई का इस्तेमाल करते हैं। कैप्टन हित्सुगाया भी अपनी बांकाई का फाइनल फॉर्म रिवील करता है और यहाँ पर कैप्टन ब्याकुया जो कि स्क्वाड 0 के साथ ट्रेनिंग करके आया था, ये तीनों मिलकर भी गेराट को नहीं संभाल पाए थे। इसका सिंपल जवाब है मिरेकल स्विफ्ट ही इतना ज़्यादा ओवर पावर्ड है। सिंपली जितना भी फिजिकल अटैक गेराट के ऊपर किया जाएगा और वो जितना भी ज़्यादा डैमेज होगा उसका साइज और स्ट्रेंथ उसी के अकॉर्डिंग बढ़ती जाएगी, जिसकी की कोई भी लिमिट नहीं है। लिटरली कोई भी का नहीं, मतलब कोई भी लिमिट नहीं। टेक्निकल तरीके से तो इन तीनों कैप्टन ने गेराट को एक एक बार खत्म कर दिया था, लेकिन बंदा लिटरली इमॉर्टल है, इसी कारण से वो वापस रिवाइव हो जाता है। मजाक से हटके हैश वॉल्ट और गेरार्ड ये दोनों इतने ज़्यादा ओवर पावर्ड क्विंसीज है कि अगर युहाबाहा इन दोनों को खत्म नहीं करता इनकी पावर एब्जॉर्ब करके, तो इन दोनों को रोक पाना इम्पॉसिबल से भी इम्पॉसिबल होता। एक और सिंपल सिचुएशन के जरिए मैं तुम्हें बता देता हूँ क्यों गेरार्ड सेकेंड पे है और ओरियो थर्ड पर है। मान के चलो ओरियो और गेराट के बीच में फाइट होती है, ये कह पाना बहुत ही मुश्किल है कि ओरियो एकदम इतने सारे कैप्टन्स और वाइस कैप्टन्स के बराबर गेराट को टक्कर दे पाएगा। लेकिन अगर मान के चलो ओरियो ने गेराट को टक्कर दे भी दी और बहुत सारा डैमेज गेराट को पहुंचा भी दिया, लेकिन गेराट करेगा भी तो क्या करेगा, वो मरने ही नहीं वाला। अगर मान के चलो ओरियो अपने स्विफ्ट का भी इस्तेमाल करता है तो इससे वो गेराट को सिर्फ डैमेज ही करेगा और उल्टा उसे और ज्यादा ताकतवर बना देगा। एंड ऑफ द लास्ट में सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, ओरियो मेरे दोस्त तुमसे ना हो पाएगा। इसी के साथ दोस्तों, जैसा कि मैंने एकदम वीडियो की शुरुआत में कहा था कि ये वीडियो 2 फेजेस में होने वाला है, लेकिन तुम्हारे भाई ने अपना दिमाग दौड़ाया और ओरियो को बीच में ही घुसा दिया। अब यहाँ पर सिर्फ 2 ही क्विंसीज बचते हैं। बेसिकली युहाबाहा का तो सबको ही पता है, वो बंदा ना ही सिर्फ क्विंसीज के अंदर बल्कि पूरी की पूरी एनिमे सीरीज का स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है, टॉप 1 बंदा है।
और अगर तुम जानना चाहते हो कि उर्यू के फादर ryuken ये बंदा कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और टॉप 10 के अंदर कहां पर स्टैंड करता है, ये बात थोड़ी सी इंटरेस्टिंग और सोचने लायक हो सकती है। लेकिन दोस्तों मैं लास्ट में एक ही बात पे आऊँगा कि टॉप 10 के अंदर तो कहीं पर भी नहीं। इसका मेजर रीज़न ये है क्योंकि उस बंदे का किसी भी मेजर फाइट के अंदर इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। उस बंदे के कोई ज़्यादा फीट्स दिखाए ही नहीं गए हैं, सिर्फ इतना पता है कि वो बंदा इंटेलिजेंट है। लेकिन फिर भी दोस्तों अगर अपन टेक्निकली सोचे तो अपन कह सकते हैं कि वो बंदा इशिन यानी कि इचिगो के फादर का राइवल टाइप का हो सकता है। ये मानना भी बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी अपन एक सेकेंड के लिए मान लेते हैं कि ryuken और इशिन सेम लेवल पे है। और अगर ऐसा होता है, अगर अपन जबरदस्ती में भी ryuken को पुश करने की कोशिश करें तो भी वो बंदा 8th स्पॉट से ऊपर नहीं जा सकता है, क्योंकि 7th पे ग्रेमी आ जाता है और 8th पे एस नोट है। एस नोट को भी हरा पाना बहुत ही मुश्किल लगता है मेरे हिसाब से, लेकिन फिर भी अपन एक मैक्सिमम ऐसे चांस मान के धका लेते हैं थोड़ा सा। बेसिकली इस वीडियो की समरी ये निकलती है कि जो उर्यू इशिडा है वो 4th स्ट्रॉन्गेस्ट क्विंसी है ब्लीच के अंदर। भाई लोगों अगर तुम मेरी इस लिस्ट से एग्री करते हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके छोड़ देना एग्री, और अगर एग्री नहीं करते हो तो अपनी खुद की लिस्ट तैयार करके डाल देना कमेंट सेक्शन के अंदर, ताकि मैं भी देख सकूं बंदों के क्या क्या ओपिनियंस है। अगर कोई भी भाई इंटरेस्टेड है और चाहता है कंप्लीट ब्लीच मांगा को हिंदी में एक्सप्लेन देखना, तो वो मेरे चैनल पे पहले से ही अवेलेबल है, तुम लोग जरूर से देख सकते हो। यहाँ पर ऊपर की साइड में कार्ड डाल दूंगा, उस वीडियो का लिंक जरूर से जरूर उसे चेकआउट करना। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में किसी ब्रांड न्यू धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरे सारे भाई लोगों को एक साथ बाय बाय, सायोनारा।